नमस्कार। आज हम कुछ बड़े दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ऐसी बातें जो हमारे आज से भी जुड़ी हैं और आने वाले कल से भी। हम समझेंगे कि भारत की जो इतनी बड़ी नौजवान आबादी है, उसके लिए अच्छी नौकरियां क्यों इतनी ज़रूरी हैं और इसे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्यों बनाना चाहिए। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच वो जो सरक्रीक वाला मसला है, उसकी कहानी क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि जो आपदाएं आती हैं, तूफान, बाढ़, भूकंप, उनसे निपटने के लिए भारत अब क्या नई तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। सबसे पहले रोजगार। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब हमारी युवा आबादी देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एक खजाना है। और आंकड़े भी देखें तो अगले 25 सालों में भारत की वर्कफोर्स में सोचिए 13 करोड़ से ज्यादा नए लोग जुड़ने वाले हैं। दुनिया भर में जितने नए काम करने वाले लोग आएंगे, उनमें से करीब 18% तो भारतीय होंगे। ये तो जबरदस्त मौका लगता है। हाँ, मौका तो है, बिल्कुल है, और बहुत बड़ा मौका है। लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। एक अंदाजा है कि करीब 2043 तक भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या अपने चरम पर होगी, सबसे ज्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या कम होने लगेगी। ओह अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तेजी से तरक्की करने के लिए, इस युवा शक्ति का फायदा उठाने के लिए मोटे तौर पर अगले 15-20 साल ही सबसे कीमती हैं। अगर इस सुनहरे दौर में हम अपने युवाओं को सही दिशा, सही काम नहीं दे पाए, तो यही जो डिविडेंड है, ये डिजास्टर भी बन सकता है। डिजास्टर मतलब सोचिए, इतने सारे युवा हों और उनके पास करने को कुछ ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो समाज में बेचैनी बढ़ सकती है, मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, अपराध बढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो है। और ये भी सीधी सी बात है कि जब अच्छी नौकरी मिलती है तो गरीबी घटती है। घर में कोई एक ठीक ठाक कमाने लगे तो सिर्फ उसकी जेब नहीं भरती। बिल्कुल, पूरे परिवार का रहन सहन सुधरता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सेहत, सब बेहतर होता है। जी, और इससे गांव और शहर का जो फर्क है वो भी कुछ कम होता है। हाँ, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में अच्छी नौकरियां बने, तो वहाँ के लोग भी तो देश की मुख्य धारा से और बेहतर जुड़ेंगे। बिल्कुल सही। और देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था तो खपत पर आधारित है, मतलब लोग खर्च करते हैं तो पहिया घूमता है। हाँ, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। जी, तो लोगों की जेब में पैसा होगा तभी तो वो खर्च करेंगे, और तभी देश की जीडीपी बढ़ेगी। सही बात है, लेकिन फिर इसमें मुश्किलें क्या है? सब कुछ इतना सीधा क्यों नहीं है? हाँ, मुश्किलें हैं, और कई तरह की हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि सरकार की जो कोशिशें हैं वो थोड़ी बिखरी हुई सी लगती हैं। मतलब स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, मनरेगा भी है, इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम है, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, पर कोई एक छतरी जैसी राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं दिखती जिसके नीचे ये सब आए। अच्छा, मतलब एक सिंगल नेशनल पॉलिसी की कमी है। हाँ, एक व्यापक नीति जिसमें सब कुछ जुड़ा हो। दूसरी दिक्कत सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ है। सप्लाई गैप का मतलब है कि हमारे जो युवा हैं, उनमें उन स्किल्स की कमी है जो आज इंडस्ट्री ढूंढ रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 कहती है कि सिर्फ आधे से थोड़े ज्यादा, करीब 51% युवा ही नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिर्फ 51%? जी, और डिमांड गैप का मतलब है कि कंपनियां भी उतनी तेजी से नौकरियां नहीं बना रही हैं जितनी तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है। इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। हाँ, ये शब्द भी काफी सुना है। और अब तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, तो ये चिंता और बढ़ गई है कि कहीं मशीनें ही ना सारी नौकरियां ले जाएं। ये भी एक डर है। और तीसरी बात है लेबर मोबिलिटी की, मतलब लोगों का काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। होता क्या है कि नौकरियां ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल राज्य हैं ये। बिल्कुल, और काम करने वाले ज्यादातर लोग आते हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों से। फिर कभी कभी कुछ राज्यों में ही आवाज उठने लगती है कि नौकरियां सिर्फ स्थानीय लोगों को मिले। हाँ, ये भी सुनने में आता है। इससे फिर बाहर से आए लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। ये तो वाकई कई सारी चुनौतियां हैं। तो इनका हल क्या हो सकता है? रास्ता क्या है आगे का? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो एक मजबूत, साफ सुथरी राष्ट्रीय रोजगार नीति की है। और ऐसी नीति जिसे बनाने और लागू करने में केंद्र, राज्य, उद्योग जगत, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब साथ मिलकर काम करें। सबका साथ होना जरूरी है। हाँ, और शायद इसे 2 लेवल पर देखना होगा। ऊपर केंद्र सरकार के स्तर पर बड़े अधिकारी दिशा दें, निगरानी रखें, और नीचे जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इसे जमीन पर उतारे, क्योंकि उन्हें अपने इलाके की जरूरतें बेहतर पता होती हैं। ये बात सही है। लोकल लेवल पर काम होना बहुत जरूरी है, और शायद हमें उन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनमें वाकई बहुत पोटेंशियल है, जैसे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल,
बिल्कुल, टेक्सटाइल में अपार संभावनाएं हैं। या फिर टूरिज्म, पर्यटन। एक टूरिस्ट आता है तो कितनों का घर चलता है। सही कहा, होटल, टैक्सी, गाइड, दुकानदार, पूरी एक चेन है। और एग्रो प्रोसेसिंग, मतलब खेती के उत्पाद से कुछ नया बनाना। इससे तो किसान को भी सीधा फायदा होगा। जी हाँ, वैल्यू एडिशन। और हाँ, MSMEs को कैसे भूल सकते हैं, छोटे और मझोले उद्योग। हाँ, वो तो रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। बिल्कुल, करोड़ों लोगों को इनसे रोजगार मिलता है, इन पर खास ध्यान देना होगा। सही। और एक और चीज जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी, हाँ। मतलब जैसे जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर वाले वर्कर्स। हाँ बिल्कुल, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि 2030 तक ऐसे करीब 9 करोड़ लोग हो सकते हैं भारत में। 9 करोड़? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या है, सोशल सिक्योरिटी की। मतलब बीमा, पेंशन, इस तरह की सुरक्षा इन्हें नहीं मिलती। हाँ, ये तो चिंता की बात है। इनके लिए कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां इनका रिकॉर्ड रहे, ताकि ये कंपनियां बदलें भी तो इनका काम का अनुभव दर्ज रहे। इनके करियर में आगे बढ़ने, नई स्किल सीखने का भी इंतजाम होना चाहिए। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 बनाया है, पर उसे ठीक से लागू करना बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी बात, महिलाओं की भागीदारी। ये आंकड़ा तो बड़ा चौंकाने वाला है कि हमारे देश में सिर्फ 25-30% महिलाएं ही काम करती हैं। हाँ, ये बहुत कम है। पड़ोसी बांग्लादेश में देखिए, 40% से ज्यादा है। और IMF तो कहता है कि अगर भारत में महिलाएं भी पुरुषों के बराबर काम करने लगे तो हमारी GDP 27% बढ़ सकती है। सोचिए, 27%, कितनी बड़ी छलांग होगी ये अर्थव्यवस्था के लिए। जबरदस्त। पर इसके लिए माहौल भी तो बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, सबसे पहले तो सुरक्षा का माहौल, आने जाने में, काम की जगह पर। हाँ। और बच्चों की देखभाल के लिए अच्छी क्रेच, बुजुर्गों की देखभाल के लिए सुविधाएं, ये सब भी जरूरी हैं। जी हाँ। और जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं, जो इतना अहम काम करती हैं जमीनी स्तर पर, उनके रोजगार को भी नियमित और बेहतर बनाने की जरूरत है। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। और आखिर में एक बहुत ही बुनियादी चीज है, डेटा, सही जानकारी। डेटा मतलब आंकड़े। हाँ, जब तक हमें ठीक से पता ही नहीं होगा कि कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र में, तब तक हम अच्छी नीतियां कैसे बनाएंगे? बात तो सही है, बिना सही जानकारी की योजना कैसे बनेगी? इसके लिए शायद एक खास टास्क फोर्स बनानी पड़े जो ये देखे कि रोजगार के आंकड़े सही समय पर और सही तरीके से इकट्ठा हों। तो कुल मिलाकर अगर 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो रोजगार को सबसे ऊपर रखना ही होगा। बिल्कुल, और इसके लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई रोजगार की बात। अब जरा देश की सरहदों की तरफ चलते हैं। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर बहुत छोटी दिखती है पर है बहुत अहम, सरक्रिक। ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच करीब 96 किलोमीटर लंबी पानी की एक पतली सी पट्टी है। एस्चुरी कहते हैं इसे। जी, जहाँ नदी का पानी समुद्र से मिलता है। हाँ, और हाल में ये फिर से चर्चा में आई थी। ये इलाका पूरा दलदली है, वीरान है, कोई रहता नहीं, और समंदर का ज्वार भाटा यहाँ बहुत असर डालता है। आना जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। पाकिस्तान का दावा है 1914 के एक समझौते या नक्शे पर उस वक्त की बॉम्बे सरकार और कच्छ के राजा के बीच हुआ था। 1914 का? हाँ, उसके हिसाब से पाकिस्तान कहता है कि क्रीक का पूरा पूर्वी किनारा, जिसे नक्शे पर एक हरी लकीर से दिखाया गया है, वो सीमा है। अच्छा। अगर पाकिस्तान की ये बात मान ली जाए तो ये पूरी 96 किलोमीटर की पट्टी, पूरा सरक्रीक पाकिस्तान का हो जाएगा। पूरी पट्टी? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत ये नहीं मानता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत बात करता है एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की, जिसे कहते हैं थालवेग सिद्धांत, थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग सिद्धांत ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर दो देशों के बीच कोई नदी या पानी का ऐसा रास्ता है जिसमें नाव चल सकती है, मतलब नेविगेबल है, तो सीमा उसके सबसे गहरे हिस्से के ठीक बीचों बीच से गुजरनी चाहिए। अच्छा, बीचों बीच से जी। और भारत का कहना है कि सरक्रीक में कम से कम जब हाई टाइड होता है, ज्वार ऊंचा होता है, तब नाव चल सकती है, इसलिए सीमा बीच से जानी चाहिए, आधा भारत का आधा पाकिस्तान का। समझी। मतलब झगड़ा इस बात का है कि लाइन किनारे पर हो या बीच में। पर सवाल ये है कि इस दलदली वीरान सी जगह के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम कारण है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी EEZ। EEZ ये क्या होता है? उसी देश का अधिकार होता है। अच्छा। अब अगर सरक्रीक में सीमा बीच से तय होती है
जैसा भारत चाहता है, तो भारत को समुद्र में ज्यादा बड़ा EEZ मिलेगा पाकिस्तान के मुकाबले। मतलब समंदर के खजाने पर हमारा ज्यादा हक होगा। ये तो बड़ा आर्थिक फायदा है। बिल्कुल। दूसरी वजह है सुरक्षा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इस इलाके के पास भारत के बहुत बड़े और जरूरी बंदरगाह हैं, कांडला, मुंद्रा। हाँ, ये तो बहुत बड़े पोर्ट्स हैं। और अतीत में खासकर 26/11 मुंबई हमलों के बाद ये बात सामने आई थी कि आतंकवादी इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके आए थे। ओहो। तो ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी ये एक अहम जगह है। और कोई कारण? हाँ, तीसरी बात यह है कि ऐसा माना जाता है या अंदाजा है कि इस क्रीक के नीचे समुद्र की तलहटी में तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं, जिनकी अभी पूरी खोज नहीं हुई है। अच्छा, तेल और गैस भी। तब तो ये वाकई बहुत कीमती इलाका हुआ, सिर्फ दलदल नहीं है ये। बिल्कुल। और इसमें कुछ और पेच भी हैं। 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बना था इस मुद्दे पर। उसने भी माना था कि सर क्रीक पर भारत पाकिस्तान के बीच कभी कोई फाइनल बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। अच्छा। भारत ये भी कहता है कि पाकिस्तान जिस 1914 वाले रेजोल्यूशन की बात करता है, उसे 1925 में बदला गया था और उस बदले हुए नक्शे में क्रीक के बीच में ही सीमा दिखाई गई थी। मतलब मामला काफी उलझा हुआ है। हाँ, और आजकल कुछ नई चिंताएं भी जुड़ गई हैं, जैसे युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, ड्रोन हमले का खतरा बढ़ गया है। फिर पाकिस्तान की तरफ क्रीक के पास चीन कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहा है, पीएट्स वगैरह। चीन वहां पर? जी, कहने को तो ये व्यापार के लिए है, पर एक चिंता ये भी है कि भविष्य में चीन इनका इस्तेमाल फौजी मकासद के लिए न करने लगे। इससे भारत पर एक टू फ्रंट मतलब दो मोर्चों का खतरा बन सकता है। ये तो गंभीर बात है। और एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या? सीमा ठीक से तय न होने की वजह से दोनों देशों के गरीब मछुआरे अक्सर अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी जिंदगी, उनके परिवार मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सही कहा। तो कुल मिलाकर सर क्रीक भले ही छोटा सा इलाका हो, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और एक अनसुलझा सीमा विवाद बना हुआ है। चलिए, अब सरहदों की इन चुनौतियों से आगे बढ़कर देश के अंदर आने वाली आफतों की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। भारत तो एक ऐसा देश है जहां हर तरह की कुदरती आफतें आती हैं। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं साइक्लोन, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। बिल्कुल, मल्टी हैजार्ड कंट्री कहते हैं इसे। हाँ, और अब तो शहरों में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। भयानक गर्मी, हीट वेव और अचानक तेज बारिश से बाढ़, अर्बन फ्लडिंग। इनसे निपटने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। गृह मंत्रालय और NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी, और प्रधानमंत्री जी का वो 10 सूत्री एजेंडा भी है जो 2016 में आया था। वो एक तरह से गाइडलाइन का काम करता है। हाँ। लेकिन देखिए, इस सोच में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से, जो 2021 से 2026 के लिए हैं। अच्छा, क्या बदलाव आया है? आयोग ने आपदा प्रबंधन के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 28,000 करोड़? ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि ये पैसा सिर्फ आपदा आने के बाद राहत और बचाव के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 30%, आपदा को आने से रोकने, प्रिवेंशन और उसके लिए पहले से तैयारी, प्रिपेयर्डनेस करने पर खर्च करने को कहा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब फोकस बदल रहा है, रिएक्शन से प्रो एक्शन की तरफ। बिल्कुल। पहले सोच थी कि आपदा आएगी, फिर हम मदद करेंगे। अब सोच है कि आपदा को आने से रोकें या उसका असर कम करें, और अगर आए तो हम पहले से तैयार रहें। ये पैसा बंटेगा कैसे? मतलब तैयारी और राहत में? इसका बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प है। कुल पैसे का 30% हिस्सा आपदा आने से पहले के कामों पर खर्च होगा। इसमें से 10% तैयारी और क्षमता निर्माण पर, जैसे ट्रेनिंग देना, शेल्टर बनाना। और 20% मिटिगेशन पर। मिटिगेशन मतलब? मिटिगेशन मतलब आपदा के असर को कम करने के उपाय, जैसे बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाना या लैंडस्लाइड रोकने के लिए पहाड़ों पर पेड़ लगाना। अच्छा, समझी। और बाकी 70% पैसा आपदा आने के बाद के कामों के लिए है। इसमें से 40% फौरन प्रतिक्रिया यानी रेस्क्यू वगैरह के लिए, और 30% पुनर्निर्माण के लिए, मतलब दोबारा घर, सड़कें वगैरह बनाने के लिए। तो साफ दिख रहा है कि अब प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस पर ज्यादा जोर है। ये पहले से तैयारी में क्या कुछ हो रहा है जमीन पर?
हाँ, कई अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे फायर सेफ्टी को आधुनिक बनाने पर 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं। अच्छा। आग लगने की घटनाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए। फिर एक बहुत अच्छी पहल है आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र। ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। ये लोग किसी भी आपदा के समय सबसे पहले मदद के लिए पहुंच सकते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोकल लेवल पे तैयारी। जी, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, उसे भी और मजबूत किया गया है। ये संस्था ट्रेनिंग, रिसर्च और जो भी दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करने का काम करती है। लक्ष्य है कि आपदा प्रबंधन का ज्ञान पंचायत स्तर तक पहुंचे। और मिटिगेशन के लिए क्या हो रहा है? आपने कहा 20% फंड उसके लिए है। हाँ, मिटिगेशन यानी आपदा के असर को कम करने के लिए भी करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें कोशिश की जा रही है कि प्रकृति आधारित समाधान अपनाए जाएं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। जैसे मैंने बताया, लैंडस्लाइड रोकने के लिए सही किस्म के पेड़ और घास लगाना, इको फ्रेंडली तरीके। एक बड़ा उदाहरण है राष्ट्रीय चक्रवात मिटिगेशन प्रोग्राम। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 8 राज्यों में चल रहा है। हाँ, साइक्लोन तो बड़ा खतरा है तटीय इलाकों में। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम का नतीजा ये है कि अब साइक्लोन की चेतावनी 7 दिन पहले मिल जाती है। सोचिए, पहले सिर्फ 48 घंटे पहले मिलती थी। 7 दिन? हाँ। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। जी हाँ। और मजबूत साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं जहां लोग तूफान के समय सुरक्षित रह सकें। इससे जान का नुकसान बहुत कम हुआ है। NDMA ने राज्यों को भी कुछ खास करने को कहा होगा उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। हर राज्य की, हर इलाके की अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो NDMA ने राज्यों से कहा है कि वो अपनी स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से एक्शन प्लान बनाएं। जैसे शहरों में जो बाढ़ आती है, अर्बन फ्लडिंग, उसके लिए कहा गया है कि ग्रीन स्पेस बढ़ाएं, पार्क बनाएं, पुराने तालाबों, झीलों को ठीक करें, पानी सोखने की जगह बने। हाँ, जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है वहाँ बायो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करें, मतलब पेड़ों और झाड़ियों से ढलानों को मजबूत करें। जहाँ ग्लेशियर की झीलें फटने का खतरा है, GOF, वहाँ उनकी पहले से निगरानी रखें। और जंगल की आग, वो भी तो बड़ी समस्या है। हाँ, उसके लिए भी निगरानी बढ़ाने और फायर ब्रेक लाइंस बनाने को कहा गया है। मतलब जंगल में ऐसी खाली पट्टियां बनाना जहां आग पहुंचकर अपने आप रुक जाए। और आजकल तो फोन पर अलर्ट आ जाते हैं बारिश, तूफान के। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बेटर हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें बहुत सुधार हुआ है। अब कई तरह की आपदाओं की चेतावनी, भारी बारिश, आंधी तूफान, लू चलना, बिजली गिरना, इनकी जानकारी पहले ही मोबाइल पर SMS से, टीवी, रेडियो से मिल जाती है। सचेत जैसे ऐप हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं ये अलर्ट्स। स्कूलों में बच्चों के लिए सेफ्टी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है कि भूकंप आए तो क्या करें, आग लगे तो क्या करें, और जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है वहां नियमित रूप से मॉक ड्रिल होती रहती हैं। मतलब नकली आपदा का अभ्यास, ताकि सब तैयार रहें। ये सब तो देश के अंदर की तैयारी हुई। क्या भारत इस मामले में दुनिया के साथ भी कुछ कर रहा है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। भारत अब सिर्फ सीख नहीं रहा, बल्कि दुनिया को सिखा भी रहा है। भारत की ही पहल पर 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी CDRI। CDRI, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि दुनिया भर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पुल, सड़कें, बिजली लाइनें, अस्पताल, जो आपदाओं को झेल सकें, टूटे नहीं। अच्छा। अब इसमें 30 से ज्यादा देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जुड़ चुके हैं। ये भारत की एक बड़ी लीडरशिप पहल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भारत G20, SCO, बिम्स्टेक जैसे मंचों पर भी आपदा प्रबंधन में अपना अनुभव और अपनी विशेषज्ञता साझा करता है। खासकर विकासशील देशों के लिए ये बहुत मददगार साबित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो आपदा प्रबंधन का मॉडल है वो अब काफी विकसित हो गया है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। पहले फोकस ज्यादातर आपदा आने के बाद राहत पहुंचाने पर होता था, रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच थी। लेकिन अब जोर आपदा आने से पहले की तैयारी, रोकथाम और असर को कम करने पर है। एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये वाकई एक बहुत सकारात्मक बदलाव है। तो आज हमने 3 बहुत अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात की। पहला, भारत के करोड़ों युवाओं के लिए अच्छी सार्थक नौकरियों के अवसर बनाना कितना अहम है और इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं। दूसरा, हमने सरक्रीक जैसे नक्शे पर छोटे दिखने वाले लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम और उलझे हुए सीमा विवाद की बारीकियों को समझा। और तीसरा, हमने देखा कि कैसे भारत अब कुदरती आफतों से निपटने के लिए अपनी तैयारी और अपनी सोच दोनों को बदल रहा है और पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। जी हाँ,
और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उन इलाकों में रोजगार के बेहतर अवसर पैदा किए जाएं जहां आपदाओं का खतरा ज्यादा रहता है, जैसे बाढ़ प्रभावित इलाके या सूखाग्रस्त इलाके, तो वहां से लोगों का जो मजबूरी में पलायन होता है वो कुछ कम हो सके? ये दिलचस्प सवाल है। और क्या टेक्नोलॉजी, तकनीक की मदद से हम रोजगार बढ़ाने और आपदाओं से बचने, इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ और बेहतर तरीके से साध सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है ये। इस दिलचस्प और जानकारी भरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।